मैंने आज तक 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं और लगभग 50 से ज़्यादा इंटरव्यू लिए भी हैं। आज तक कोई भी ऐसा सेशन नहीं हुआ या फिर इंटरव्यू नहीं हुआ जिसमें जो क्वेश्चन है डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट से नहीं पूछा गया हो। आपको सब यह टिप देंगे कि डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट एक मस्ट यूज एल्गोरिदम है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको इसकी जानकारी पूर्ण रूप से होना ज़रूरी है। यदि आप अपने डेटा साइंस एमएल करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये वो एल्गोरिथम है जो एक्चुअली में यूज़ किए जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होता है। इसके अलावा जो आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे थे या फिर पॉलिनोमियल रिज और लासो पढ़ रहे थे, इनका उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा कम होती है तुलनात्मक तौर पे डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट के। तो ये सेशन होने वाला है डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में। इसमें मैं आपको वो सवाल जरूर बताऊंगा जो इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एक प्रेजेंटेशन के द्वारा पूरी तरह से समझाऊंगा कि डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट काम कैसे करते हैं। स्वागत है आपका डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल पे। और आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर के। तो इस लेक्चर की शुरुआत करने के लिए पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं डिसीजन ट्री की, वो देख लेते हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है प्योरिंग, एक होता है पेरेंट चाइल्ड नोड, एक होता है रूट नोड, एक होता है लीफ नोड, एक होता है स्प्लिटिंग, एक होता है ब्रांच या सब ट्री। इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बीच में हम बात करने वाले हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं और हम एक एक करके इनको समझेंगे भी। उससे पहले हम जानते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है डिसीजन ट्री की। देखिए डिसीजन ट्री का क्या होता है, देखो एक इसका नाम ही इस वजह से पड़ा क्योंकि हम एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना बना रहे हैं। हम एक पेड़ की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए कैसा लग रहा है, एक पेड़ की तरह लग रहा है ना ये पूरा। तो हम इसकी तरह एक स्ट्रक्चर हम बना के तैयार कर रहे हैं पेड़ की तरह। ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर इस वजह से पेड़ की तरह बना रहे हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंच पाए। तो इस वजह से इसका नाम दिया गया है डिसीजन ट्री। तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं जो हमें लीड करते हैं टुवर्ड्स अ सर्टेन डिसीजन ताकि हम एक निष्कर्ष पे पहुंच पाए। अब इसके आगे अगर मैं अगली स्लाइड में जाऊं तो मान लीजिएगा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको दो तरीके के लोग हैं। ठीक है, एक ये महिला है। ठीक है, ये स्टूडेंट नहीं है, 45 साल की एज है इनकी, मीडियम इनकम है और क्रेडिट रिकॉर्ड इनका अच्छा खासा है, मतलब सही है। दूसरा एक स्टूडेंट है हमारी और आपकी तरह और ये 27 साल का है, लो इनकम है पर एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है इनका। अब मेरे को ये डिसीजन चाहिए कि भैया कि मैं इसको लोन दूं या ना दूं। अब वो डिसीजन मैं कैसे दूंगा। तो हम स्टूडेंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे ना जैसे मैंने कहा सीरीज ऑफ इवेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये व्यक्ति एक स्टूडेंट है या नहीं है। तो यस और नो में आंसर मिलेगा मेरे को। ठीक है, दो ही आंसर होंगे, यस और नो। तो क्या हो गया, ये मेरा रूट नोड हो गया। ठीक है, जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो ये रूट नोड हो गया। ठीक है, फिर ये इसकी ब्रांचेस हो गई। ठीक है, यस और नो ब्रांचेस होगी। तो स्टूडेंट की ब्रांचेस के आगे आता है इनकम। तो स्टूडेंट की इनकम, स्टूडेंट है, मैंने कहा कि नहीं, पहले वाले के केस में स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, फिर मैंने उसकी इनकम चेक की, इनकम कैसी उसकी, हाई है या मीडियम है। ठीक है, तो मैंने कहा यार इसके ना मीडियम इनकम है, मीडियम इनकम है। ठीक है, फिर इस तरफ में आ गया। फिर मैंने अगली चीज चेक की कि यार इसका क्रेडिट स्कोर कैसा है, फेयर है या एक्सीलेंट है। तो मैंने देखा यार कि यार इसका क्रेडिट स्कोर तो फेयर है। अब मैं इसकी एज के बारे में बात करता हूँ कि यार एज क्या है, इसकी 40 साल से ज्यादा है या 40 साल से कम है। तो मैंने कहा 40 साल से ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आखिरी में मैंने जब ये सारी चीजें रिकॉर्ड अपने खंगाला, ये पूरा एक फ्लो डायग्राम बना रखा था। तो इसमें मैंने देखा कि ये जो औरत है ये उपयुक्त है जिसको हम क्रेडिट या फिर लोन हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, यदि अगर हम इसके एक जैसे एक ब्रांच तो ये होगी। यदि मान लीजिएगा मेरा डिसीजन यहाँ पे आ जाता कि मैंने यहाँ तक तो ठीक है, इनकम तक। अब ये अगर हाई इनकम में होती ना, हाई इनकम में होती तो हमें उसके क्रेडिट स्कोर से मतलब ही नहीं था। जिसके इनकम, जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना जिनका बहुत ही हाई इनकम होती है, उनके लिए क्रेडिट स्कोर मायने नहीं रखता। जो लो और मीडियम इनकम वाले होते हैं उनके लिए क्रेडिट स्कोर मायने रखता है। तो इस वजह से क्रेडिट स्कोर वाला यहाँ पे पहुंचा ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं जैसे इसमें मीडियम भी था, मीडियम में अब मैं सीधा, अगर ये फेयर होता ना, फेयर है
तो यहाँ पे फिर एज की बाउंडेशन और कम हो जाती है। अगर ये एक्सीलेंट होता तो एज की बाउंडेशन और कम हो जाती। तो ये हो गया हमारा पहला सिनेरियो जिसमें हम महिला को लोन प्रोवाइड कर रहे थे। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब देखिए, अब स्टूडेंट के केस में हम बात करते हैं। अब यदि मैं स्टूडेंट के बारे में बताऊं, तो देखिए, मेरा क्या है, रूट नोड में क्या है कि यार स्टूडेंट है वो, मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल ये स्टूडेंट है। ठीक है, अब इसकी इनकम बताओ यार, क्योंकि वो स्टूडेंट है तो उसकी लो इनकम आ गई है। ठीक है, तो मैंने इनकम को तीन भाग में डिवाइड किया था, लो, मीडियम और हाई। तो उन्होंने कहा लो इनकम है। अब लो इनकम वालों के लिए ना क्रेडिट स्कोर तो चेक करना ही पड़ता है यार। क्रेडिट रिकॉर्ड उसका देखा तो क्रेडिट स्कोर कैसा है, फेयर है या एक्सीलेंट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार बहुत ही एक्सीलेंट रिकॉर्ड है यार इस लड़के का तो। ठीक है, उसके बाद उसकी एज पता की यार, एज क्या है, एज 25 साल से ऊपर है, 25 साल से नीचे है। क्योंकि ये 25 साल से ऊपर का था, तो इस वजह से इसको स्टूडेंट लोन नहीं मिला। ठीक है, याद रखिएगा इस केस में क्या है, इसको स्टूडेंट लोन चाहिए था, इसको स्टूडेंट लोन नहीं मिला। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऐसे ही हम रूट नोड से ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, और जो सब नोड्स होते हैं फिर यहाँ से जाके ये जो लास्ट वाला लीफ होता है, इसको लीफ कहते हैं, जो लास्ट में हमारा एक्चुअल डिसीजन होता है, ये लीफ होते हैं। तो यहाँ तक हम जाते हैं, फिर हम डिसीजन एक बना पाते हैं। तो एक तरीके का फ्लो चार्ट होता है जो कि हमें इलस्ट्रेट करता है हमारे किसी भी डिसीजन को, कि हम इस डिसीजन तक कैसे पहुंचे। देखिएगा, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिएगा कि आपका ना बाहर एक क्या कहते हैं, एक तरीके का आपका आउटलुक चल रहा है कि बाहर का किस तरीके का मौसम है, क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, विंड है या नहीं है। तो इन सारी चीजों के हिसाब से हम देखेंगे कि आज हम टेनिस खेलने वाले हैं या नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम डिसीजन ट्री बनाना है इसके ऊपर, क्योंकि हम इनके सारे कॉम्बिनेशन लेंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि यार आज हम टेनिस खेलने वाले हैं या नहीं खेलने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आउटलुक आउटलुक कौन कौन से हैं, आउटलुक में मेरे है सनी, ओवरकास्ट और रेनी, तीन तरीके का आउटलुक है। ठीक है, यदि मैं कहता हूँ कि, और इसमें फिर एक एग्जांपल और, ये तो मेरा आउटलुक हो गया। आउटलुक के बाद मैंने क्या क्या चेक किया कि उसकी ह्यूमिडिटी चेक की। ठीक है, भैया ओवरकास्ट है या नहीं। तो इसमें यदि ओवरकास्ट यस आ गया मेरा, और सनी वाले दिन ह्यूमिडिटी है। ठीक है, सनी वाले दिन ह्यूमिडिटी होगी, यह हो हाई है या नॉर्मल है। अगर हाई होगा तो मैं नहीं खेलूंगा टेनिस, अगर ह्यूमिडिटी नॉर्मल होगी तो मैं खेलूंगा टेनिस। तो एक देखिएगा इसमें हम कितने मल्टीपल तरीके के डिसीजन बना पा रहे हैं। तो एक केस में हम, इस केस में हम खेलेंगे। ठीक है, अगर आउटलुक सीधा ओवरकास्ट ही है, ठीक है, तो हम खेलेंगे खेलेंगे, क्योंकि जहां पे भी आउटलुक आपका ओवरकास्ट आ रहा है ना, ओवरकास्ट दो जगह, तीन चार जगह, तो उस दिन हम खेल ही रहे हैं। ठीक है, उस दिन हम खेल ही रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एक डिसीजन बन जा रहा है। जिस दिन भी ओवरकास्ट होगा डायरेक्ट डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारा ह्यूमिडिटी हो जाता है ना, ह्यूमिडिटी देखिए, ह्यूमिडिटी कौन कौन सी है, एक हाई है और एक नॉर्मल है, दो ही तरह की ह्यूमिडिटी है। तो इन केसेस में क्या हो रहा है कि हमारा एजम्पशन हो रहा है कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो अब देखिएगा, जब भी ह्यूमिडिटी हाई हो रही है ना, तो हम टेनिस नहीं खेल रहे हैं, नो। हाई जिस दिन भी हाई हो रही है हमारी ह्यूमिडिटी, हम टेनिस नहीं खेल रहे हैं। लेकिन जिस दिन नॉर्मल हो रही है हमारी ह्यूमिडिटी, उस दिन हम खेल रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। अब कुछ ऐसे भी हैं केसेस जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमिडिटी भी है वो, लेकिन हम फिर भी नहीं खेल रहे, तो वो यहाँ पे हमारे कवर हो जा रहे हैं। क्योंकि यदि हमारा आउटलुक क्या है, रेनी। ठीक है, हमें बाहर दिख रहा है यार रेनी है, यार आज तो रेनी मौसम है, तो हम देखेंगे यार रेनी मौसम में विंड कितनी चल रही है, विंड मतलब स्ट्रांग है या वीक है। क्योंकि स्ट्रांग विंड के समय हम खेल नहीं सकते ना। ठीक है, कि हमारा एक तो रेनी भी है, ठीक है, ऊपर से क्या है, विंड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस दिन हम खेल नहीं पाएंगे। तो ये एक तरीके का हमने डिसीजन इस बेसिस में हम बना सकते हैं अपना। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आउटलुक का कॉलम चूज किया अपना। ठीक है, आउटलुक का एक बार जैसा मैंने ये कॉलम चूज कर लिया, उसके बाद मैंने अलग अलग टेबल बना दिए इसके सबके। ठीक है, एक समय आउटलुक सनी है, एक में ओवरकास्ट है, एक में रेनी है। ठीक है, तो तीन तरीके का आउटलुक हो सकते हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेनी। अब देखिएगा, जब हमारा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी ओवरकास्ट हो रहा है ना, ओवरकास्ट के केस में हम हमेशा टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सनी है, जिस दिन सनी हो रहा है, ठीक है यार, मौसम थोड़ा सनी है,
तो उस दिन क्या कर रहे हैं ना, हम ह्यूमिडिटी चेक कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। और जब रेनी हो जा रहा है तो रेनी के केस में हम विंड चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर हैं जो डिसाइड कर रहे हैं आगे आने वाला। तो अब हम क्या करते हैं ना, हम इसको एक फर्दर डिवाइड कर देते हैं। पहले तो हमने डिवाइड किया ही था। अब देखिए आउटलुक जैसा पहला वाला क्या है, आउटलुक हमारा सनी है, उसके बाद ह्यूमिडिटी हमारी हाई है, ठीक है। ह्यूमिडिटी हाई में हमारा टेनिस प्ले करने के चांसेस क्या हो रहे हैं, हमने वो सेम सेम टेबल को अब सब टेबल में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबके आंसर क्या आ रहे हैं, जब भी ह्यूमिडिटी हमारी हाई हो रही है हम नहीं खेल रहे यार टेनिस उस दिन, ठीक है। अब जिस दिन भी नॉर्मल हो रही है ह्यूमिडिटी, उस दिन हम खेल रहे हैं। तो इसको देखिएगा हमने कैसे करके डिवाइड किया है। हमने इसको बहुत ही तरीके से डिवाइड किया है कि सबसे पहले तो हमने आउटलुक देख लिया, आउटलुक में से एक चूज कर लिया सनी, तो यहाँ पे हमने आउटलुक में से एक चूज कर लिया सनी। उसके बाद हमने आउटलुक के अंदर, उसके अंदर अलग कॉलम चूज कर लिया जिसमें है ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैसी हो सकती है, हाई या फिर नॉर्मल, ठीक है। तो हाई और नॉर्मल, और हाई के केस में हम हमेशा अ, नहीं खेल रहे, नो, ठीक है। और हम नॉर्मल के केस में हमेशा यस खेल रहे हैं। अब सेम एग्जांपल ओवरकास्ट में तो कोई संशय ही नहीं है, ओवरकास्ट में हम हमेशा खेलेंगे ही खेलेंगे। तो ओवरकास्ट का ये आ गया कि कुछ भी हो जाए, ओवरकास्ट के दिन ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड वगैरह, इन फैक्टर्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम खेलेंगे ही खेलेंगे। तीसरा आता है रेनी का, ठीक है। रेनी के वाले के दिन हमारा जो फैक्टर ना, जो फैक्टर चेंज कर रहा है हमें, जो हमारे फैक्टर जिस पे डिपेंड कर रहा है हमारे डिसीजन, वो है विंड के ऊपर। तो देखिए रेनी के दिन रेनी के दिन यदि विंड स्ट्रांग है तो हम टेनिस नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। विंड अगर स्ट्रांग है टेनिस नहीं खेल रहे हैं, अगर विंड वीक है तो टेनिस हम खेल रहे हैं। तो ये देखिए यही तो है डिसीजन ट्री, एक तरीके का हम फ्लो चार्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें ऐसे अलग कुछ नहीं है कि हम कर रहे हैं। बस इसको हम मैथमेटिकल और इक्वेशनल रूप में हम इसको परफॉर्म करते हैं, और ये इक्वेशन हमारे एल्गोरिथम के अंदर इनबिल्ट होते हैं, हम उन्हीं को अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा अगली स्लाइड में आए हम, तो ये आंसर हमारे ऐसे निकल गए, जो हमने लिखे थे एग्जैक्टली वही आंसर है, ठीक है। अब पर यार अब देखिएगा ना, अब हमें जानना है यार क्या कहते हैं हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, क्योंकि हमने पीछे देखा कि यार कि हमने कुछ चीजें तो यूज की, कुछ चीजें हमने नहीं यूज की, ठीक है। हमने सारे कॉलम्स तो यूज नहीं किया, हमने टेम्परेचर कॉलम यूज नहीं किया, ठीक है। और ये सारे बाकी चीजें यूज की हमने, विंड यूज की, ह्यूमिडिटी यूज की, पर टेम्परेचर हमने यूज नहीं किया। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट। पर हम ये कैसे मान लें कि कौन सा एट्रीब्यूट हमारा सही है, कौन सा किस एट्रीब्यूट के हिसाब से हमारे जो स्प्लिट था वो बेटर हो पाता। यानी कि जैसे हमने एक डिसीजन लेना था, तो किसके हिसाब से लेते, हम विंड के हिसाब से लेते, ह्यूमिडिटी के हिसाब से लेते, किसके हिसाब से लेते हो। तो वो जो हमारा एट्रीब्यूट है हमें वो डिसाइड करने कैसे करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी चीजें जो स्प्लिट होती हैं वो डिसाइड करने के लिए, मतलब किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने कहा दिया कि यार डस डज इट फ्लाई, ठीक है, क्या ये उड़ता है, मैंने कहा नो। कलर क्या है, ब्राउन। क्लास क्या है, मैमल, ठीक है। मैंने कलर दे रखे हैं और उसमें देख रखा है कि ये फ्लाई ये उड़ता है या नहीं उड़ता है, ये मैंने बता रखा है, और एक क्लास दे रखी है। अब आपको देखिएगा मैमल और बर्ड में आपको करना है कि यार मैमल्स होते हैं और जो परिंदे होते हैं इनके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है, उनके हमने कलर दे रखे हैं, और हमने बता रखा है कि ये फ्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब इसमें क्या लगता है आपको, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं सारे मैमल और बर्ड्स को विभाजित करूं, ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इस चार्ट के हिसाब से मैंने विभाजित किया, तो मैंने देखा कि यदि कलर ब्राउन होता है तो 33% मैमल चांस है कि वो मैमल है, और 66% चांस है कि वो बर्ड है। यदि कलर व्हाइट होता है तो 50% चांस है मैमल है, 50% चांस है बर्ड है। तो क्या ये अच्छा एट्रीब्यूट है स्प्लिटिंग के लिए, क्या हमें कलर चूज करना चाहिए था कि हमने कि ये मैमल है या फिर बर्ड है, इसको चूज करने के लिए। तो ये गलत है, क्योंकि यदि अगर मैं फ्लाई चूज करता ना, यदि मैं जो भी जिस चीज में भी मैं फ्लाई चूज कर रहा हूँ और वो दैट इज फ्लाई में यस आ रहा है, तो वो सारे क्या कहला रहे हैं, बर्ड, क्योंकि मैमल तो हमारे उड़ नहीं पाते, ठीक है। मैमल हमारे उड़ नहीं पाते, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बर्ड भी होते हैं जो उड़ नहीं पाते, जैसे कि हमारे पेंगुइन हो गए, पेंगुइन ऐसा बर्ड है जो हमारा उड़ नहीं पाता। लेकिन ये जो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है ये काफी अच्छा है, इससे तो बेटर है ना, कम से कम हमें 50-50 चांस नहीं मिल रही। तो ये हो गया, तो ये हमारा एट्रीब्यूट बेटर है।
ठीक है, बेटर है क्योंकि ये बेटर इस वजह से हुआ ना, क्योंकि जो हमें सबसेट मिला, जो यहाँ से के बाद हमें मिला, ये ज्यादा प्योर है। इसमें हमें क्या प्योरिटी मिल रही है कि 100% चांस मिल रहे हैं, और इसमें 75% चांस मिलते हैं। तो ये 100%, 75% बेटर है ना 50% से, 66% से। तो इस वजह से ये जो रिजल्ट है हमारा सबसेट का, ये ज्यादा प्योर है। तो ये जो एट्रीब्यूट होता है ना, ये एक क्राइटेरिया बनता है स्प्लिटिंग का, कि किस हिसाब से आप स्प्लिट करने वाले हो अपनी डिसीजन को। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होता है ना, ये जो हमने ये सारी चीजें निकाल रखी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, द एंट्रोपी ऑफ द सबसेट इज लो। ठीक है, एंट्रोपी कम से कम होनी चाहिए। एंट्रोपी अब क्या होता है, अब यहाँ पे एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एक सब टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंफॉर्मेशन गेन का। इसमें इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट होता है, ये जो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कौन सा यूज करता है। तो उसमें आपको करना है कि स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होता है इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गेन दो तरीके से होता है, एक होता है एंट्रोपी, एक होता है जिनी इम्प्योरिटी। मैं दोनों चीजें आपको बताने वाला हूं। पहले शुरुआत करते हैं एंट्रोपी से। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस। मतलब कितनी ज्यादा ये चीजें मेजर करता है, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा या फिर कभी और पढ़ा होगा। तो कितनी ज्यादा रैंडमली चीजें हैं आपके पास। ठीक है, जितनी ज्यादा रैंडमली चीजें होंगी, जैसे एक हमारे पास बकेट है जिसमें सारे के सारे हरे एप्पल रखे हुए हैं, और एक मिक्स फ्रूट का बकेट है, तो जिसमें अलग अलग विभिन्न चीजें कम होना, वो क्या होगी, लो एंट्रोपी होगी। जिसमें विभिन्न विभिन्न चीजें ज्यादा होंगी, उसमें एंट्रोपी क्या होगी, काफी हाई होगी। एंट्रोपी एक, मान लीजिएगा कि एक सैंपल है, सेट ऑफ सैंपल है एक्स, और उसमें क्लासेस हैं के। तो एंट्रोपी का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होता है कि एंट्रोपी इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ पी आई ऑफ लॉग टू बेस पी आई। ठीक है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे पी आई होता है प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ क्लास आई, कि कितने जो एक तरीके का एलिमेंट है उसका कितना प्रोपोर्शन है इस बकेट में। ठीक है, तो जितनी कम हमारे पास एंट्रोपी होगी ना, जैसे हमारा पिछले वाले केस में क्या था, कि जब हम फ्लाई यूज कर रहे थे, फ्लाई के केस में एक में हमें 100% प्योरिटी मिल रही थी, दूसरे में 75% प्योरिटी मिल रही थी, और 25%। तो जितनी ज्यादा कम हमारी एंट्रोपी होगी, उतना बढ़िया हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक ग्राफ हो गया जहां पे हम पी और एंट्रोपी के बीच में ग्राफ बनाते हैं। अभी देखिएगा, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला और ग्राफ ये इतना मतलब का नहीं है आपका, लेकिन फिर भी मैं ऊपर ऊपर से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, एंट्रोपी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 तक जाती है, और प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज को फाइंड करने की, उसकी पता ही है आपको, वैल्यू 1 तक जाती है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन क्या हुआ, इंफॉर्मेशन गेन ये बेस्ड है आपकी स्प्लिटिंग क्राइटेरिया पे, एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू के। ठीक है, तो गेन होता है, यानी कि आपका जो एक्स एट्रीब्यूट है उसमें स्प्लिटिंग वैल्यू को अगर मैं ए मान लूं, तो उसका एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, कि जो उसके पहले वाले, जो पहले वाले ट्री थी, जो पहले यहाँ पे था ना कि ये क्या चीज है। ठीक है, फ्लाई करके था, फ्लाई, यस और नो करके था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये होगी एंट्रोपी ऑफ एक्स। फिर ये हो गया इसका स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, तो ये इसको कहेंगे ए, दूसरे वाले स्टेप को कहेंगे, यानी कि रूट नोड के बाद जो आता है उसको कहेंगे ए। फिर यदि ये फिर से विभाजित होता है, तो इस बार ये एक्स बन जाएगा और इसके नीचे वाला ए बन जाएगा। तो ये क्या होता है, समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, इसमें क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स वी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स और एंट्रोपी ऑफ एक्स वी। ठीक है, एक्स वी क्या है, एक्स वी सबसेट है एक्स का। ठीक है, सबसेट है ये। ठीक है, जैसे ये था ना, ये इसका सबसेट बन गया, अब इसका सबसेट बन गया ये। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। अब हम अगर इसी वाले एग्जाम्पल में, जो मैंने जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था, इस एग्जाम्पल को यदि मैं पिक्टोरियली आपको दिखाऊं, तो देखिएगा हमारे पास क्या आया, हमें एंट्रोपी निकालनी है एक्स की। ठीक है, बेस्ट एट्रीब्यूट में कौन सा होगा जिसमें हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन हो रहा होगा, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन आ रहा होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन हमारा इस वाले केस में आना चाहिए, लेकिन अब हम मैथमेटिकली इसको जानेंगे। तो मैं एंट्रोपी का इसमें फॉर्मूला लगा देता हूं, यानी कि पी ऑफ मैमल लॉग टू पी ऑफ मैमल, ठीक है, माइनस पी ऑफ बर्ड लॉग टू पी ऑफ बर्ड। ठीक है, सेम फॉर्मूला था। ठीक है, समीशन यहाँ पे लगाता है, समीशन पी लॉग ऑफ पी। ठीक है, सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा रखा है।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैमल और बर्ड दो क्लास हैं, तो इस वजह से ये दोनों आ गए हैं। ठीक है, अगर हम इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो चांसेस कितनी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ओवरऑल कितने हमारे पास सिनेरियो बन रहे हैं, सात। ठीक है, उसमें मैमल कितने बार आया है, मैमल कितने बार है, तीन बार आया है। ठीक है, उसके बाद लॉग टू ऑफ 3/7। ठीक है, तीन बार मैमल आया, सात बार ये। और अगर मैमल सात बार आया तो बर्ड आया होगा चार बार। तो ये सारी चीजें की। तो मैंने पहले वाले केस में क्या है, अब इस वाले केस में क्या है, एंट्रोपी कितनी होगी हमारी, 0.985। ठीक है, अब यानी कि 0 पॉइंट ये आ गई। ये तो इसकी पहले वाले स्टेप में होगी कि पहले वाले स्टेप में हमारी एंट्रोपी ये आ गई। ठीक है, स्टेप नंबर वन ये हो गया हमारा, जहां पे हम एक्स निकाल रहे थे। अब हम इसका कोई एट्रीब्यूट ले रहे हैं। ठीक है, पहले वाले स्टेप में ये हमारी एंट्रोपी आ गई, अब एट्रीब्यूट ले रहे हैं। एट्रीब्यूट इस बार क्या ले रहे हैं, हम कलर ले रहे हैं। ठीक है, तो कलर क्या है, सबसे पहले कलर हम ले रहे हैं ब्राउन। ठीक है, ब्राउन कलर का ले रहे हैं। अब ब्राउन कलर का सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। इस बार हमारी एंट्रोपी क्या आ गई, 0.918। ठीक है, 0.198 ये आ गई। अब हम, अगर हम इस बार व्हाइट ले लें, तो अब क्या एंट्रोपी आएगी, कलर अगर व्हाइट होगा तो इसकी एंट्रोपी कितनी आ गई, वन आ गई। ठीक है, तो ये केस की एंट्रोपी निकाल दी, इस केस की एंट्रोपी निकाल दी। अब हम इस केस पे चलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी जो कलर की एंट्रोपी थी वो कितनी हो गई, हमारी ओवरऑल जो हमारी स्टार्टिंग में एंट्रोपी निकली थी, जब हमने कोई विभाजन नहीं किया था, कोई स्प्लिटिंग नहीं की थी, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमें एक बार जब ब्राउन कलर की एंट्रोपी ली थी यहाँ पे मिली, और दूसरी बार जो ये व्हाइट कलर की एंट्रोपी यहाँ पे मिली। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 0.020। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा गेन। अब देखिएगा इस केस में देखते हैं। ठीक है, फ्लाई इक्वल टू यस, तो तीन बर्ड हैं, तीन फ्लाई कर रहे हैं, आप इसमें यहाँ पे डाल दोगे तो तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप एंट्रोपी कितनी आ गई, जीरो। इस केस में एंट्रोपी सीधा जीरो आ गई। अब अगला वाला केस लेते हैं कि जब ये नो आएगी। ठीक है, अगले वाले केस जब इसमें नो आई, इस समय एंट्रोपी आ गई 0.811। ठीक है, इस वाले केस में 0.811 आ गई। ठीक है, अब हम इसका भी गेन निकाल देंगे कि इंफॉर्मेशन गेन कितना हुआ है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0.521। तो गेन कितना आ गया, इंफॉर्मेशन गेन 0.521। तो हमें देखिए इंफॉर्मेशन गेन पिछले में 0.020 आया था, इसमें 0.521 आया था। तो जिसका ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगा वो उतना बेस्ट एट्रीब्यूट होगा। तो इस केस में हमारा फ्लाई वाला बेस्ट एट्रीब्यूट माना जाएगा। अब हम, मैंने जैसे आपसे वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा जिनी इम्प्योरिटी क्या होता है। तो देखिएगा, जिनी इम्प्योरिटी मेजर करता है कि कितना आप रैंडमली चूज करते हो। ठीक है, या फिर आप किसी चीज को कितना इनकरेक्टली लेबल कर पाते हो, करते हो। ठीक है, किसी चीज को कितना गलत कर पाते हो आप, सिंपल सी बात है, उसको कहते हैं हम कि जिनी इम्प्योरिटी कितनी है, यानी कि कितना इम्प्योर है आपका सेट। पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, हम एंट्रोपी मेजर कर रहे थे कि कितने ज्यादा, एक तरीके से बात एक ही होगी कि पहले वाले में हम देख रहे थे कि यार कितने ज्यादा उसमें रेंडमनेस है। इस वाले में हम कह रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि कितना ज्यादा आपकी इम्प्योरिटी है। ये प्योरिटी चेक नहीं कर रहे, याद करिएगा, हम इम्प्योरिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये आ गया कि यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें की है कि यार एप्पल रख दिया और ऑरेंज रख दिया, और यहाँ पे मैंने इसका लेबल कर लिया। ठीक है, अब मैं रैंडमली अगर पिक करूं कोई भी फ्रूट, ठीक है, तो मैं कौन सा लेबल पिक करूंगा इसमें, तो वो कैसे आएगा। ठीक है, तो यदि मैं इसको सेट मान लूं, एक्स, इसको एक एक्स का सेट मान लूं, और इसमें के क्लासेस यानी कि के तरीके के इसमें फल हैं। ठीक है, तो जिनी ऑफ एक्स, याद रखिएगा यहाँ मैं जिनी का बात कर रहा हूँ, अभी मैं जिनी इम्प्योरिटी की बात नहीं कर रहा, इसके बाद मैं जिनी इम्प्योरिटी बताऊंगा। तो जिनी की बात कर रहा हूँ, तो जिनी क्या होगा कि यदि मैं किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो वो क्या होती है, 1 - p⁻⁴ का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे जो हमारा समीशन जाएगा वो i 1 से लेके k तक जाएगा, यानी कि जितने भी हमारे सैंपल्स है उतने पे। ठीक है, जो पी आई क्या है, हमारा प्रोपोर्शन की के अनुपात में हमारे पास वो एलिमेंट उपलब्ध है। ठीक है, ये हम यूज करते हैं कई बार एंट्रोपी की जगह। अब इसमें ना थोड़ी सी अलग बात होती है।
कि इसकी जो वैल्यू होती है ना वो मैक्सिमम जाती है आपकी 0.5 तक, जीनी की। अब सेम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। बेस्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या होगा, जिसमें हाईएस्ट इंप्योरिटी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हमारी इंप्योरिटी डिक्रीज होगी, इंप्योरिटी डिक्रीज यानी कि हम प्योर की तरफ जा रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं इंप्योरिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका हमने डायरेक्टली देखिए, इसमें हमने इस बार ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने जीनी निकाल दिया सब एक स्टेप का। तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास केवल ये था कि हमारे पास कलर कलर पड़ा है और फ्लाई वगैरह ये पड़ा है, ठीक है। तो इसका निकाल दिया हमने, सबसे पहले जीनी निकाल दिया। उसके बाद जब हम कलर ब्राउन यूज कर रहे हैं हमने उसका निकाल दिया। उसके बाद जब हम कलर व्हाइट यूज कर रहे हैं उसकी जीनी निकाल दी। फिर हमने ओवरऑल उसका निकाल दिया कि कितना आ गया जीनी, ठीक है। तो पहले वाले का जीनी कितना हो गया, 0.013, और दूसरे वाले का जीनी कितना होगा, 0.271 274, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या है, जीनी ज्यादा आ रहा है, याद रखिएगा जीनी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जीनी ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम इस वाले को चूज करेंगे, फ्लाई वाले को चूज करेंगे। बिल्कुल सेम है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका काफी ज्यादा सिंपल है इन केस ऑफ एंट्रोपी से। और इसमें जैसे जैसे हम एंट्रोपी में क्या, स्टार्टिंग की एंट्रोपी एक ही बार निकालते थे, इस बार भी एक ही बार निकाली है हमने। पर जैसे अगर मान लीजिएगा इसके ना और भी विभाजन होते हैं, और भी विभाजन होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको, एक मिनट में थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ। अगर इसके और भी ज्यादा विभाजन होते तो हमें हर बार एक स्टेप का निकालना पड़ता, ठीक है, जीनी वापिस से, और बाकी प्रोसेस सेम रहती। पर हमने ना, जब हम डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का करते हैं ना, तो हमारे पास ऑलरेडी एल्गोरिदम है वो जो सारा काम कर लेते हैं, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो हमने इस बार देखा कि जो बेस्ट एट्रीब्यूट है उसका हाईएस्ट इंप्योरिटी जो होगी डिक्रीज होगी, जिसका जिनी जितना ज्यादा होगा तो उतना कम इम्प्योर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखिएगा, अगर मैं एंट्रोपी और जिनी इम्प्योरिटी को पुट करूं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यार जो जिनी होता है ना वैसे तो वो उसका हाफ होता है, लेकिन अगर मैं जिनी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एंट्रोपी के लगभग लगभग सिमिलर रिजल्ट देता है, लगभग लगभग एग्जैक्ट नहीं देता लेकिन लगभग लगभग सिमिलर रिजल्ट हमें देता है, ठीक है। और ये एक थियोरेटिकल कंपैरिजन था जिनी और इंफॉर्मेशन गेन में, जो कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था 2004 में। तो लगभग लगभग 2% ही ऐसा होता है कि जब इंट्रोपी और जिनी में डिफरेंस आ रहा होता है। बट क्या होता है कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्रोपी का जो फॉर्मूला था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था इन कंपैरिजन टू जीनी, तो इस वजह से तो एंट्रोपी को कैलकुलेट करना थोड़ा सा स्लो रहता है। यदि हमें फास्ट कंप्यूटेशन चाहिए तो उस केस में हम जिनी का यूज करते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं प्रूनिंग की, ठीक है। प्रूनिंग क्या होता है, ठीक है। मान लीजिएगा जैसे हमारा डिसीजन ट्री था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था डिसीजन ट्री है, इसका जो साइज होता है ना ये साइज काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है, ठीक है। आप स्प्लिट आप हर तरीके के आप उसमें लगा रहे हो कि गणना, कि जैसे हमने पहले वाला एग्जांपल लिया जहां पे हमारे स्टूडेंट और एक लेडी को लोन चाहिए था, यदि मैं उसमें सारी चीजें ही यूज करता रहता तो वो ट्री क्या होता, बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता, ठीक है। तो पेयरिंग क्या होता है कि हमारा डिसीजन ट्री का जो साइज होता है उसको रिड्यूस करने के काम आता है, जहां पे हमें कुछ उसकी कुछ ब्रांचेस ना अपने आप काट देते हैं, ठीक है। तो पेयरिंग का काम क्या है, हमें ट्री की कुछ ब्रांचेस काट देनी है ताकि हम अपने क्या कहते हैं अपने को डिसीजन तक जल्दी पहुंच पाए। ये होता है प्योरिंग, ठीक है। ये एक रेगुलराइजेशन मेथड होता है। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि कौन सा रेगुलराइजेशन यूज करते हैं हम डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में। तो हम करते हैं प्योरिंग का यूज करते हैं रेगुलराइजेशन के लिए, क्योंकि ये क्या करता है कि रिड्यूस करता है हमारी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को, और इसकी वजह से हम रिड्यूस कर पाते हैं ओवरफिटिंग। तो ये अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब क्या होता है डिसीजन ट्री, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरफिटिंग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम हर एक डिसीजन के बारे में वहां पे सोच रहे होते हैं, तो इस वजह से प्योरिंग की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब प्योरिंग के मेथड क्या होते हैं, मेथड देखिएगा दो तरीके के होते हैं मेनली, प्री प्योरिंग होती है और दूसरा होता है पोस्ट प्योरिंग, ठीक है। तो प्री प्री प्योरिंग क्या होता है कि यार तुम जो ट्री बना रहे हो ना, ट्री बना रहे हो उसको बनने से पहले ही आप कुछ उसकी ब्रांचेस काट दो, ये हो गया क्या उसकी कुछ ब्रांचेस कम कर दो, ये हो गया प्री प्योरिंग। अब पोस्ट प्योरिंग क्या होता है, एक बार आपका पूरा डिसीजन ट्री बनकर तैयार हो गया है, ठीक है।
तो उसके बाद ना कुछ ना, आप लीफ नोड को ना, कुछ लीफ नोड को आप क्या कर दो, हटा दो। वो होता है पोस्ट प्योरिंग। अब देखिए, प्री प्योरिंग समझते हैं। ठीक है। तो प्री प्योरिंग क्या होता है कि हम अपना डिसीजन ट्री बनने से पहले ही उस डिसीजन ट्री को रोक लेते हैं। मान लीजिएगा ये एक हमारा फ्लो चार्ट है, ठीक है। अगर हमारी कोई कंडीशन हो रही है क्या, कि हमारे करंट नोड में जो हमारा, अगर हम माने कि हमारे पास एक कंडीशन है और वो कंडीशन हमारे मीट हो जाती है, पहले ही काफी ज्यादा चांसेस है कि वो कंडीशन हमारी मीट हो जा रही है, हो जाती है। ठीक है। और हालांकि जैसे कि यहाँ पे ना 54 यस हैं और 5 नो हैं, तो यस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी ना, यहाँ 90 से ऊपर प्रोबेबिलिटी होगी यस की। ठीक है। तो हम यार, हम इसको ना यहीं पे रोक देंगे। हालांकि ये 100% प्योर नहीं है, लेकिन हम यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि हम जितना ज्यादा मॉडल को फ्लो चार्ट बनाते रहेंगे ना, उतना ज्यादा मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, और मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ओवर फिटिंग की चांसेस हो सकती हैं। और इसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटेशन पावर होता है ना मशीन का, वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो लीफ नोड होता है उसको क्या करते हैं, तो ये जो होता है, ये लीफ नोड को होता है, इसी को हम लेबल मान लेते हैं। ठीक है, करंट सेट का, इस सेट का लेबल मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, ये तो मैंने कह दिया, लेकिन यार ये तो अपने आप ट्री बना रहे हैं ना यार, अभी तो मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल दिखा दिया, लेकिन अब जब एल्गोरिथम चलता है तो उस समय उसको थोड़ी बताया कि यार कि हमें कितने परसेंट पे रुकना है। जैसे मैंने कह दिया कि यदि मेरे को अपना लीफ नोड 90% प्योर मिल जाए तो रोक देना। ठीक है। यहाँ पे तो मैंने चलो ऐसे अनुमान लगा के बता दिया कि हाँ यार 90% है, यहाँ पे रोक दो। लेकिन हमें ऐसे थोड़ी दिख रहा है फ्लो चार्ट। तो उस केस में हम क्या करते हैं यार, उस केस में ना हम एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं। ठीक है। कि यार अगर इतना परसेंट प्योर आ जाए ना, तो उसी समय तू काम अपना बंद कर देना। ठीक है। तो हम थ्रेशोल्ड किस में लगाते हैं, एंट्रोपी और जीनी इम्प्योरिटी पे। ठीक है। तो हम इस सेट के लिए जो हमारा एंट्रोपी और जीनी इम्प्योरिटी बन रहा है, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक थ्रेशोल्ड लगा देंगे। ठीक है। जैसे कि हमने लिखा दे कि मिनिमम थ्रेशोल्ड तो होना चाहिए यार 0.4%। यदि कोई ना इससे कम दे रहा होगा, ठीक है, तो हटा देना, तू सीधा हटा देना यार, इससे ये बिल्कुल इम्प्योर हो जाएगा, इससे कम की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है। जैसे मतलब इससे कम होगा तो ही लेना। ठीक है। कि एंट्रोपी आपको अगर, एंट्रोपी में तो क्या चाहिए होता है कि हमें कम से कम चाहिए होता है ना, तो ये हमने थ्रेशोल्ड लगा दिया। ठीक है। तो जैसे हमारी इसकी एंट्रोपी कितनी आई, इस केस में इसकी एंट्रोपी आगे मान लीजिएगा 0.29। ठीक है। तो ये इससे छोटा है, तो ये कह देगा, ये स्टॉप कर देगा। तो ये इसको देखा, इसने नो माना ही नहीं इसे, अब इसे सीधा यस मान लिया। ठीक है। अब इसका देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है कितना, 91.52%। जैसे मैंने कहा था कि 90% से ऊपर इसका कॉन्फिडेंस है। तो इसको कहते हैं हम प्री प्योरिंग। ठीक है। अब एक तो हो गया हमारा, ये हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल इन करंट सेट। ठीक है। या फिर हम नंबर ऑफ सैंपल्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर ले कि हम अपने नंबर ऑफ सैंपल कम कर दें, या फिर हम गेन ऑन द बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट, या फिर हम इसका यूज कर दें कि गेन, कि हम स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट, जैसे मैंने बताया कि कौन सा स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट आपका बेस्ट होना चाहिए, तो वो हम अपने आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला होता है डेप्थ ऑफ ट्री। ठीक है, कितनी गहराई में आपको ट्री में जाना पड़ता है। ठीक है। गहराई का मतलब जितना ज्यादा आपका फ्लो चार्ट बनता रहेगा, उतनी गहरा होता जाएगा ना वो ट्री। जितने में आपको यस और नो का आंसर मिलेगा, तो उतना जितने बाद में मिलेगा उतना गहरा होगा ट्री। तो हमें डेप्थ भी कम से कम रखनी होती है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको स्टूडेंट वाला। ठीक है। अब देखिएगा, अब ये पोस्ट प्योरिंग का आ गया। ठीक है, कि एक बार मेरा ट्री बन के तैयार हो गया। ठीक है। ट्री, तो हम अब क्या करते हैं ना, यहाँ बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं, कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। इस केस में हम नंबर ऑफ प्यून नोट्स लेते हैं और एरर देखते हैं। ठीक है। अब यदि मेरा जो ट्रेनिंग सेट है और ये एक वैलिडेशन सेट है, ठीक है, अभी क्या आता है कि नॉर्मली मेरा एरर इतना आ रहा है। ठीक है। और यदि मैं इसमें से ना कुछ नोट्स हटा देता हूँ, मैं रैंडमली कुछ नोट्स को हटाने की कोशिश करता हूँ कि यार ये नोट्स हटा दे, तो अभी इतने सारे नोट्स हैं, अब मैंने हटा दिए। देख रहे हैं आप, ये हटा दिया। ठीक है। तो अभी हमने कौन सा नोट हटाया, सब जगह एज वाला नोट जो था। ठीक है, एज वाला नोट ये था, मेरे ख्याल से ये सारे एज वाले नोट थे। ठीक है, इनको मैंने हटा दिया है। तो अब जैसे ही मैं एज वाला नोट्स अपना हटा देता हूँ,
तो क्या होता है कि मेरा ट्री क्या हो गया, अब छोटा बन गया। अब इस समय दिखेगा हमारा जो एरर होता है ना, एरर, वो क्या होता है, कम होने लग जाता है, एरर डिक्रीज होने लग गया, दिखेगा एरर अचानक से डिक्रीज होने लग गया हमारा। तो इसको जैसे हमने हैंडल किया ना, कि हमने बॉटम अप अप्रोच ली यूज की, और हमने एक कोई भी क्या कहते हैं क्राइटेरिया को हटा के देखा, और उसमें हमने देखा कि हमारा वैलिडेशन और ट्रेनिंग सेट पे कितना एरर आ रहा है। इसको कहते हैं पोस्ट प्योरिंग, यानी कि एक बार ट्री बन गया, उसके बाद हम उसके कुछ ब्रांचेस को काट देते हैं। अच्छा, अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसमें कई इस तरह के एल्गोरिथम हमारे काम करते हैं। तो एक हमारा होता है ID3 एल्गोरिथम। इससे हम हैंडल करते हैं न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट को। ये ID3 क्या होता है, या फिर C4 क्या होता है, C4.5 क्या होता है, ये कार्ट थ्योरम क्या होता है, इसका ओवरव्यू ही जरूरत होती है, इसके अलावा इसकी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं न्यूमेरिकली आपको ये चीज समझाने की कोशिश करने वाला हूं अभी। ठीक है, तो कंसिडर कीजिए कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ह्यूमिडिटी का। ठीक है, न्यूमेरिकल, क्योंकि ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, बाकी तो यार कैटेगोरिकल है ना सारे, ये सब कैटेगोरिकल है, हमारे पास केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। एक ह्यूमिडिटी न्यूमेरिकल है। अब देखिएगा, अगर ह्यूमिडिटी 90 होती है तो मेरा आंसर एक में आया 9, एक में 87 में आया मेरा 9, और 93 में यस, ये सारे मैंने यहाँ पे ह्यूमिडिटी के साथ वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इससे पहले मैं क्या कर रहा था, केवल मैं विंड और उसमें काम कर रहा था। ठीक है, ह्यूमिडिटी पे काम कर रहा था। पर अब मैंने ह्यूमिडिटी को क्या एक वैल्यू दे दी, कि भैया नंबर दे दिया इसको। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट जो कि क्या कहते हैं हमारा, क्या कहते हैं, जीरो एंट्रोपी लाता है, ठीक है, एंट्रोपी को जीरो बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ID3 एल्गोरिथम क्या करता है कि कोई भी न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट जो हमारी एंट्रोपी को जीरो बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये, इस केस में क्या होगा कि ये जो हमारे डेटा के साथ ना कंप्लीटली क्या कर लेगा, ओवरफिट कर देगा ट्रेनिंग डेटा को। ठीक है, यानी कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा होगा वो ओवरफिट हो जाएगा। अभी जैसे मैं अभी आपको इसको विभाजित करके बताता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिएगा कि ये हमारा न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट था। ठीक है, तो इस वजह से हमें न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट को ना थोड़ा सा अलग तरीके से इनको इनके साथ काम करना पड़ता है। तो ये मेरा न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को ना एक स्प्लिटिंग वैल्यू करनी पड़ेगी, कि कोई इसकी स्प्लिटिंग वैल्यू बताओ जिस हिसाब से हमारा ट्री स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूँ एंट्रोपी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने एंट्रोपी वाला फॉर्मूला यूज किया। तो मैं हर एक केस में अब क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक बेस्ट स्प्लिटिंग वैल्यू अपने उससे चूज की, और मैंने कहा यदि इनकी वैल्यू ये हो जाए तो हमारा ये काम बन जाएगा। अभी मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इस टेबल को केवल शॉर्ट किया है। ठीक है, अब मैंने शॉर्ट कर दिया, तो इसके बाद जो मेरे को बैच स्प्लिटिंग वैल्यू निकालनी थी ना, तो इसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया इसका, कि मीन मीन निकाल दिया हर एक कॉन्जिक्यूटिव पेयर का। ठीक है, समझ में आ गया कि मैंने इन दोनों का मीन निकाल दिया, 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 इन दोनों का ऐसे कपल वाइज इनका कॉन्जिक्यूटिव पेयर का मैंने मीन निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने मीन निकाल दिया, और मीन क्योंकि मेरा शॉर्टेड वे में था। ठीक है, तो अभी जो मेरा मिडल पॉइंट आ रहा है ना, मिडल पॉइंट क्या आ रहा है मेरा 83.5। अब मेरे को एक वैल्यू मिल गई 83.5। तो अब मैं क्या करूंगा ना, कि मैं जो हमारा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया था जिसमें ह्यूमिडिटी यूज करूंगा, और उस समय ह्यूमिडिटी की एक वैल्यू यूज करूंगा 83.5। ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, तो इस केस में मैंने इसकी पूरी एंट्रोपी निकाल दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एंट्रोपी में से माइनस कर दिया ऊपर वाला सेट, इसके ऊपर वाला सेट ने माइनस कर दिया। फिर मैंने एंट्रोपी में से उसके नीचे वाला सेट माइनस कर दिया। ठीक है, मीन वैल्यू के। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया गेन, 0.152। ठीक है, 0.152। तो इतना मेन आ गया मेरा, मेन आया है। ठीक है, ये मीन गेन आया है। ठीक है, अब मेरे पास मीन गेन आ गया है इन सब के लिए। तो अब मैं हर एक कैंडिडेट के लिए इस हिसाब से गेन निकालता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे करके हर एक कैंडिडेट के लिए मैंने गेन निकाल दिया। पहले मैंने एक इनके लिए निकाला था, तो 0.152 आया था जिसका, अब मैं हर एक के लिए निकालता हूँ ऐसे करके ऊपर नीचे करके। ठीक है,
तो हमने क्या देखा कि 83.5 जो था हमारा बेस्ट स्प्लिटिंग वैल्यू था, क्योंकि इसमें हमें इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा मिल रहा था। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली हमने देखा कि इस हिसाब से हम न्यूमेरिकल वैल्यू को, हम न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कह दिया कि यार ये हमारा सबसे अच्छा है, मेरा ये है। अब मैंने यहाँ पे ह्यूमिडिटी को सीधा ये कह दिया कि यार ये 83.5 से ज़्यादा है या कम है। जैसे पहले 90 कुछ था ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये ज़्यादा है या छोटा, बड़ा है या छोटा है, ये उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा बड़ा है, बड़ा है, छोटा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कन्वर्ट, हम इसको एक्चुअल में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल टाइप में। ठीक है, कैटेगोरिकल वेरिएबल टाइप में। ठीक है, क्योंकि इसकी दो ही वैल्यू आएंगी, या तो ये 83.5 से बड़ा होगा या 83.5 से छोटा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक बार क्या आ गया, हमारे पास आ ही गया कि यार ये बड़ा है या छोटा है, अब हमारे पास दो ही चीज बड़ी हुई कि यार ये तो, या तो ये क्या कहते हैं, लार्जर है या स्मॉलर है। तो अब दो ही वैल्यू बची। अब हमारे पास क्या होता है, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के पास सिर्फ दो ही चीज बचती है कि ह्यूमिडिटी के अंदर भी या तो ये लार्जर है या स्मॉलर है। ठीक है, तो अब बिल्कुल एकदम सेम तरीके से हम यूज कर सकते हैं जैसे हम पहले यूज कर रहे थे न्यूमेरिकल को भी। तो इस तरीके से जो हमारा डिसीजन ट्री होता है वो हैंडल करता है न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स को। अब मान लीजिएगा हमारे डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट भी बड़े अच्छे माने जाते हैं कि जब हमारा एक कंपैरिजन आता है कि यार हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, पॉलिनोमियल रिग्रेशन था, तो हम ये डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट का यूज क्यों कर रहे थे। तो इसका एक बड़ा अच्छा आंसर होता है कि यार डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट ना हैंडल कर लेते हैं मिसिंग वैल्यू को, यानी कि आपके पास कोई डेटा पॉइंट नहीं है ना, वो उसको भी हैंडल कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं आगे। अब कुछ कुछ, अब ये नहीं कि आधा ही डेटा सेट आपका मिसिंग हो, कुछ कुछ डेटा पॉइंट आपके पास नहीं है, डेटा नहीं है, तो उसको वो हैंडल कर लेगा। तो वो कैसे करता है, मान लीजिएगा कि जैसे हमारा पुराना वाला था जिसमें हम फ्लाई कलर और क्लास का यूज कर रहे थे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कुछ आपके पास डेटा पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं कि आधा आपने उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं। कुछ कुछ नहीं है। तो अब इस केस में क्या होता है, कैसे ये हैंडल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम क्या कहते हैं कि सिंपली ना इग्नोर करते हैं। ठीक है, कि मतलब एक बार तो इग्नोर कर लेते हैं यार, ठीक है छोड़ दो इसको। ठीक है, बट हम इनको हैंडल कर सकते हैं। अब कैसे हैंडल कर सकते हैं, करंटली क्या है कि हमारे पास, करंटली क्या है हमारे पास, नो कितने हैं, चार हैं, और यस कितने हैं, दो हैं। ठीक है, इससे पहले नो चार थे, यस दो थे, और ब्राउन कितने हैं, एक दो, और वाइट कितने हैं, चार। ठीक है, तो करंटली हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब देखिएगा जिसकी तादाद जितनी ज्यादा हो रही है ना, वो हमारा वहां फिट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो ज्यादा थे तो नो आ गया, यहाँ पे वाइट ज्यादा थे तो यहाँ पे वाइट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसकी एक बार प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि ये यस होगा या नो होगा। ठीक है, तो हम, मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी यस है और वो बर्ड है, प्रोबेबिलिटी यस है और वो क्या है, बर्ड है। वो कितनी आएंगी, देखिए टोटल, अगर अभी इस वाले टोटल हमारे पास यस कितने हैं, क्या कहते हैं, यस हैं दो, एक दो, ये वाला भी हमने पुट नहीं किया पर हम मान के चल रहे हैं ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और बर्ड कितने हैं, तीन। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 66%। तो 66% चांस है कि यहाँ पे यस आएगा और ये बर्ड होगा। ठीक है, यही था हमारा। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी नो है और बर्ड है, तो 33% चांस है। वैसे ये व्हाइट वाला जैसे हमने पुट किया था, व्हाइट क्यों आया था ये, क्योंकि अभी हमारे पास व्हाइट कितने, चार हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हाइट है और हमारे पास क्या है, मैमल है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, वन, यानी कि 100% चांस है कि यार भाई ये वन ही आएगा। ब्राउन के साथ मैमल जीरो। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी के बेस में हमने ये दोनों वैल्यू यस और वाइट हमने पुट कर ली। ठीक है, ठीक, अब हम क्या कहते हैं, इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना एक नया इंस्टेंस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हमने एक नया इंस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, जिसमें हमने वाइट ब्राउन और यस नो दोनों चीजें हमने ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब हम एंट्रोपी निकालते हैं। ठीक है, अब एंट्रोपी निकाल रहे हैं हम पहले वाले इसकी रो की। ठीक है, तो कलर क्या कौन सा है हमारे पास, ब्राउन, उसकी एंट्रोपी कितनी आ रही है, जीरो। अगर हमारे पास कलर व्हाइट आ जाता है तो एंट्रोपी कितनी आ रही है, वन। तो गेन कितना हो जाएगा, गेन का हमने फॉर्मूला लगाया था, गेन हो गया 0.318। ठीक है, गेन हमारा यहाँ पे आ गया। अगले वाले केस के लिए क्या करते हैं, हमारे पास क्लास क्या होगी, बट कलर क्या हो गया, ब्राउन, ब्राउन का आंसर क्या हो गया, नो। दूसरे वाले में क्या हो गया हमारे पास, क्लास मैमल, मैमल क्या हो गया, वाइट। ठीक है, क्लास क्या होगी, मैमल, हमारे पास क्लास गिवन है मैमल है। ठीक है, मैमल कौन सा, वाइट।
ठीक है। अगले वाले में हम, अगर हम यहां से करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो हम इस, इन केसेस के हिसाब से हम अपने आप में एक बिल्ड कर रहे हैं डिसीजन ट्री। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, मिसिंग डेटा को हैंडल करते हैं। ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारा, मान लीजिएगा हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है, और क्या कहते हैं हमारे, पर वहां पे हमारे पास कोई एट्रीब्यूट मिसिंग है हमारे पास। ठीक है, जैसे इस केस में इस लड़के का ना, जो स्टूडेंट था, इसको, एक तो स्टूडेंट है, ये 49 ईयर्स का ओल्ड है, और इसका अननोन इनकम है पर फेयर क्रेडिट स्कोर है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, हर तरीके की प्रोबेबिलिटी चूज करेंगे। ठीक है। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट है, ठीक है, मैं पूरे हर ब्रांच में हर जगह जा रहा हूँ यहाँ पे। इनकम है, इनकम मेरे को बिल्कुल पता नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूँ यार, जैसे हमने एज्यूम किया था ना पिछली बार में, मैंने कहा हाई इनकम है, एज का देखा, फिर मैंने कहा मीडियम इनकम है, मीडियम के लिए क्रेडिट स्कोर यूज करना पड़ेगा, एज, क्रेडिट स्कोर कैसा है, फेयर एक्सीलेंट, फिर मैंने एज के बारे में चूज किया, तो मैं यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, फाइनल प्रिडिक्शन तक गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, फाइनल प्रिडिक्शन तक जाना पड़ रहा है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे हमें लोन दे सकते हैं इसे। अब जैसे मैंने कहा था कि C4.5 एल्गोरिथम होता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है एक ID3, मतलब पहले ID3 एल्गोरिथम चलता था, अब जो है C4.5 एल्गोरिथम चल रहा है, अब तो बहुत एडवांस भी आ गए। ठीक है। अब क्या होता है, ये इस एल्गोरिथम में क्या होता है कि ये दोनों तरीके के हमारे पास डेटा हमारे पास हैंडल कर लेते हैं, कैटेगोरिकल भी, न्यूमेरिकल भी, यानी कि कंटिन्यूअस भी यूज कर लेते हैं, और को हैंडल कर लेते हैं, और कैटेगोरिकल को भी हैंडल कर लेते हैं। तो एक और बड़ा अच्छा आंसर आया कि हमारा जो डिसीजन ट्री है या रैंडम फॉरेस्ट है, ये हमारे रिग्रेशन को भी हैंडल कर सकता है, और क्लासिफिकेशन को भी हैंडल कर लेता है, और मिसिंग वैल्यूज को तो दोनों के दोनों ही हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, जो C4.5 एल्गोरिथम हमारे पास आया था डिसीजन ट्री का, तो इसमें ना पोस्ट प्योरिंग हमारे पास बहुत अच्छी इंप्रूव हुई थी। ठीक है, इसमें एक इसकी जो जर्नलाइजेशन कैपेसिटी थी, ये इसने काफी ज्यादा इंक्रीज कर ली थी। तो उसके बाद जो हमारा क्योंकि हमारे रेगुलराइजेशन के भी काम आता है, तो ओवरफिटिंग वाली प्रॉब्लम को भी काफी अच्छी तरह से इसने हैंडल कर दिया था C4.5 एल्गोरिदम ने, जबकि ID3 उतनी ज्यादा अच्छी तरह नहीं कर पाता था। अब ये हो गया मेरा ये। अब देखिएगा डिसीजन ट्री को यदि मैं ना एक स्पेस में पुट करूं, ठीक है, यदि आपने सपोर्ट वेक्टर मशीन देखा है या नहीं देखा, ठीक है, पर अगर मैं डिसीजन ट्री को ना, अगर मैं एक लीनियर ग्राफ में ड्रॉ करूं, ठीक है, एक ग्राफ पेपर लिया मैंने, और यहाँ पे उसको ड्रॉ किया। देखिए, एक सपोर्ट वेक्टर मशीन एक एल्गोरिथम होती है, यदि आपने पढ़ा नहीं है तो इसको मैं आगे जाके चल के आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। तो अब मान लीजिएगा सपोर्ट वेक्टर मशीन एक एल्गोरिथम ऐसी है ना, वो ना सीधा एक लाइन खींच देती है कि यार अगर मेरे ना एप्पल इस तरफ है, ऑरेंज इस तरफ है, तो एक लाइन खींच देती है वो बीच में। ठीक है, उस बीच में कुछ एप्पल और ऑरेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मतलब उस लाइन के ऊपर एप्पल और ऑरेंजेस हो सकते हैं, लेकिन लाइन के दोनों तरफ ना प्रॉपर डिस्टिंग्विशन होता है, डिस्टिंग्विश होता है कि इस तरफ ऑरेंज ही होंगे, इस तरफ एप्पल ही होंगे। लेकिन इन केस ऑफ डिसीजन ट्री हमारा, हम ऐसी कोई लाइन नहीं खींच सकते। ठीक है, ये अगर मैं ऐसे करके खींचना चाहूँ तो यार थोड़े, हम मेरे पास ऑरेंज इस तरफ आ गए हैं, और इस तरफ चलो एप्पल नहीं है, पर मतलब ऑरेंज इस तरफ आ गए, तो ये प्रॉपर लाइन डिसीजन बाउंड्री नहीं बना पाता है डिसीजन ट्री। ठीक है, अब डिसीजन बाउंड्री नहीं बना पा रहा, तो ये क्या दुख की बात है हमारे लिए? नहीं, दुख की बात नहीं है। तो अब देखिएगा इसका हम काम कैसे कर रहा है। ठीक है, हम एक बार इसकी ट्रेनिंग समझते हैं। मान लीजिएगा आपको क्लासिफिकेशन करना है एप्पल और ऑरेंजेस में, आपने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के अंदर ट्रेनिंग की, उसकी डेटा की, तो उसने एक ऐसी करके बाउंड्री बना के दे दी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन उसने बाउंड्री बना के दे दी है। ठीक है, तो एप्पल ऑरेंजेस कुछ ऊपर नीचे आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि 100% एक्यूरेट तो आपका एल्गोरिथम बनेगा नहीं। ठीक है, पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक एक्स नाम का पॉइंट है, ठीक है, एक्स नाम का पॉइंट है, मतलब एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पे एक्स है, ये क्या होना चाहिए? ठीक है, एक्स नाम का पॉइंट है, ये एप्पल होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम बताएंगे, क्योंकि यार ये जो है ना, यहाँ पे ऑरेंजेस ज्यादा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, डिसीज जो हमारा बाउंड्री है उसके यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या ऑरेंजेस ज्यादा है, तो मैं इसको क्लासिफाई करूंगा एज ऑरेंज। एक बार छोटी सी समरी देख लेते हैं डिसीजन ट्री की। ठीक है, तो व्हाट इज डिसीजन ट्री? इट इज अ, इट क्रिएट्स अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है, या फ्लो चार्ट टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास ड्रॉ करता है, जिससे हम एट द एंड एक डिसीजन लेने के लिए समर्थ हो पाते हैं। और ये जो फ्लो चार्ट होता है ये बेस्ड होता है स्प्लिटिंग में, जहाँ स्प्लिटिंग क्राइटेरिया में हम बेस्ट एट्रीब्यूट चूज करते हैं और हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके देखते हैं। हाँ, ठीक है। अब इसके अगर हम कहें कि ये भैया काम किस में कर रहा है, तो भाई ये प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं हर एक उसमें, जैसे मैंने आपको पीछे प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाई थी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या होता है, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होता है हमारा इंफॉर्मेशन गेन, यानी कि हमारा काम होता है डिक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी हमारी कम से कम हो या फिर हमारी इम्प्योरिटी कम से कम हो। ठीक है, तो यूज द डिक्रीज ऑफ जिनी इम्प्योरिटी। अब C45 क्या है, ये एक्सटेंशन है इसी एल्गोरिथम का, ID3 का एक्सटेंशन है। ये हमारे हैंडल कर लेता है कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को भी, कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूअस दोनों को हैंडल कर लेता है, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लेता है, और रेगुलराइजेशन को भी हैंडल कर लेता है बाय प्योरिंग ब्रांचेस। तो ये सारी चीजें हमने बता दी हैं, इस वजह से इसमें ओवरफिटिंग कम होती है। तो कम से कम आपको ये पूरी समरी कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं रैंडम फॉरेस्ट की। हमने डिसीजन ट्री पूरी तरह से देख लिया। रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, ये एक आंसाम्बल लर्निंग टेक्निक है और इसमें हम डिसीजन ट्री का ही यूज करते हैं। अब देखिएगा क्या होता है। यार पहले तो यार मैंने ना एक ही ट्री यूज किया था। ठीक है, ये एक ही ट्री यूज किया था, तो मेरे को एक रिजल्ट आ गया। अब क्या करते हैं, मैं एक की जगह 100 ट्री यूज कर रहा हूँ, तो 100 ट्री से क्या बन गया, हमारे पास एक फॉरेस्ट बन गया। ठीक है, तो इसको इस वजह से इसका नाम फॉरेस्ट आया। अब रैंडम क्यों नाम आया, रैंडम क्योंकि हम रैंडमली उसमें से कुछ डेटा पॉइंट ले रहे हैं, इस वजह से इसको कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, हमने एक सिंगल ट्री बनाने की जगह, क्योंकि सिंगल ट्री ने हमें एक प्रिडिक्शन दे दिया। ठीक है, पर अगर हमने ना, जैसे हमने देखा कि मैं एट्रीब्यूट में कुछ चेंज कर दूं, या किसी एट्रीब्यूट को मैं थ्रेशोल्ड कुछ कर दूं, या ऐसा कुछ कर दूं, या प्योरिंग के समय मैंने किसी गलत उसको एट्रीब्यूट को हटा दिया, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया मैंने गलत यूज कर लिया, तो मेरा आंसर कुछ और आ सकता था हर एक केस में। तो इस केस में मैं क्या करूंगा ना, कि मैं सारे कॉम्बिनेशन ले लूंगा और सारे कॉम्बिनेशन के हिसाब से प्रिडिक्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहला आ रहा है बैगिंग। बैगिंग, ठीक है, बैगिंग क्या का मतलब क्या होता है, बूट स्ट्रैप एग्रीगेटिंग। बैगिंग, यहाँ पे देखिएगा बैगिंग के बी आया, एग्रीगेटिंग से एग आ गया, आईएनजी से आईएनजी यहाँ हाईलाइट कर रखा है, बैगिंग। ठीक है, तो बैगिंग क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, रेंडमली सबसेट ऑफ डेटा पॉइंट लेते हैं और उसी को ना एन नंबर ऑफ स्मॉल डेटा सेट में बना देते हैं। ठीक है, अब इसका मैंने एग्जांपल आगे बता रखा है, वहां पे हम कर देंगे, समझा दूंगा ये बैगिंग। अब क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है ना, क्या हम क्या करते हैं, एक बार हमने बैगिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रैंडम सुपर स्पेस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये एक फीचर होता है हमारा बैगिंग का। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। ठीक है, बैगिंग क्या होती है, मान लीजिए क्या ये आपका ट्रिगिंग सेट है। ठीक है, मैंने क्या कहा ना कि मैंने इसके अलग अलग सेट बना दिए। ठीक है, एंड सबसेट बना दिए इनके, कि मैंने ये मान लीजिएगा क्या कहते हैं, 100 एप्पल थे और 80 ऑरेंज थे। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया ना, मैंने इसका रैंडमली एक सबसेट, मैंने यहाँ पे 50 एप्पल ले लिए और 40 ऑरेंज ले लिए। यहाँ पे मैंने 70 एप्पल ले लिए, ऐसे करके ऑरेंज ले लिए, कुछ ऑरेंज ले लिए। तो मैंने इन्हीं डेटा पॉइंट से ना कुछ कुछ, मतलब कुछ एप्पल छोड़ दिए, कुछ ऑरेंज छोड़ दिया हर एक से, फिर इसमें से कुछ और एप्पल छोड़ दिए, कुछ ऑरेंज छोड़ दिए। तो इन्हीं से दे कर रहा हूँ कि हर बार मैंने ना कुछ एप्पल उठा रहा हूँ, इस वाले सबसेट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसमें से कुछ एप्पल उठा रहा हूँ, इस वाले सबसेट में डाल रहा हूँ। लेकिन ये क्या गया, सबसेट विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि जब मैंने एक बार इसकी ना एक कॉपी बना दी मैंने, इसमें तो कुछ पहले तो मैंने क्या किया, इसकी एक कॉपी बनाई। मान लीजिएगा मैंने इसकी एक फोटो कॉपी बना दी, यहाँ पे एक फोटो कॉपी बना दी एप्पल ऑरेंज चीज की। ठीक है, अब इस फोटो कॉपीज में से मैंने कुछ डिलीट मार दिए, एप्पल और ऑरेंज रैंडमली, ऐसा कुछ नहीं चूज किया कि मैंने इतने वो करने हैं, रैंडमली डिलीट मार दिए। और फिर उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एप्पल ऑरेंजेस कम बचे होंगे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, फिर मैंने इसकी फिर से फोटो कॉपी बनाई, फिर इसमें कुछ और, मतलब अलग अलग रैंडमली कुछ और डिलीट मार दी, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इसको कहते हैं, ये हम कर रहे हैं बैगिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें हम एन नंबर ऑफ, हम अपने ओरिजिनल डेटा सेट से हम एन सबसेट बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, विथ रिप्लेसमेंट।
ठीक है, हमने ये बना दिया। अच्छा, अब मैंने ये बना दिया, तो अब क्या करता, मैंने क्या किया किया ना, कि मैंने अब इस वाले सबसेट के लिए मैंने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को यूज किया। ठीक है, तो उसने मेरे को बता दिया कि यार ये इस वाले सबसेट में तो बड़ा सही है, इसमें तो एक प्रॉपर बाउंड्री बन जा रही है, इसमें तो एक प्रॉपर बाउंड्री बन जा रही है मेरी, यहाँ पे प्रॉपर बाउंड्री बन जा रही है। तो यार ये तो बता देगा कि ये वाला डेटा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस वाले केस में ये वाला यहाँ पे लाई कर रहा है, इस वाले केस में यहाँ पे लाई कर रहा है। तो देखिए अलग अलग बाउंड्री बन रही है हर एक केस में। ठीक है, अलग अलग बाउंड्री बन रही है हर एक केस में। तो इसका फायदा ये होता है कि हमें एक ही डेटा सेट से अलग अलग डेटा सेट बना रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट, और उसमें अलग अलग बार एल्गोरिथम चला रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ये सैंपल, एक सैंपल पड़ा है। ठीक है, सैंपल पड़ा है, तो ये सैंपल एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया। ठीक है, तो पहले वाले में इसने कहा यार ये तो एप्पल है, दूसरे वाले में इसने कहा नहीं यार ये तो एप्पल है, तीसरे वाले में नहीं ऑरेंज है, चौथे वाले में एप्पल है। अब मैं किसकी बात मानूं? तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, क्योंकि मेरे को पता है 70% चांस, 75% चांस है कि एप्पल होने वाले हैं। तो इस वजह से ये फायदा होता है हमारा रैंडम फॉरेस्ट यूज करने का। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक डेटा सेट हमारे पास है, मास, कलर, टेक्सचर, पीएच और लेबल। ठीक है, इनके हिसाब से हम पता करेंगे कि ये एप्पल है या ऑरेंज है, ट्रेनिंग डेटा सेट है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पहले मैंने कलर और मास का एक ग्राफ बनाया, फिर टेक्सचर और पीएच का, फिर पीएच और मास का, मैंने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए। ठीक है, और इनका एक डेटा सेट बना दिया। अब मैंने यहाँ इनके हिसाब से मैंने एक डिसीजन ट्री एल्गोरिथम लिया। ठीक है, यानी कि इस बार आप गौर कीजिएगा, इस बार ना पहले तो मैंने क्या किया था कि रैंडमली मैंने कंप्लीट डेटा सेट को डिवाइड कर लिया था, इस बार मैं फीचर भी रैंडम ले रहा हूँ। एक बार मैंने ये फीचर लिया, कलर और मास। ठीक है, एक मैंने ये फीचर ले लिया। ठीक है, दूसरी बार मैंने क्या किया, मैंने टेक्सचर और पीएच वैल्यू को ले लिया। ठीक है, तीसरी बार मैंने क्या क्या कहा कि मैंने पीएच वैल्यू और मास इसको ले लिया। मैंने रैंडमली क्या कहते हैं, इस बार फीचर भी मैंने रैंडमली ले लिए हैं। ठीक है, रैंडम फीचर के साथ मैं एल्गोरिथम अपना डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने डिसीजन ट्री लगाया, फिर उसने मेरे को ये बाउंड्री बना के दे दी कि भैया का पीएच और मास के हिसाब से ये आना चाहिए, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये आना चाहिए। तो ये देखिएगा रैंडमली मैंने इस बार फीचर ले लिया है। ठीक है, डेटा सेट तो रैंडम लूंगा ही लूंगा मैं, लेकिन फीचर भी रैंडम ले रहा हूँ। हाँ, ठीक है। अब देखिएगा कि मेरे पास क्या है कि एक टेस्ट सैंपल आ गया, मेरे पास एक टेस्ट सैंपल आ गया कि भैया एक का 85 87 उसका मास है, रेड है और स्मूथ है और 3.1 पीएच वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे को ये बता एप्पल है ऑरेंज है। मैंने कहा ठीक है भैया, मेरे तूने ये डेटा पॉइंट बताया, ये डेटा पॉइंट यहाँ है, मैं तीनों में पुट कर रहा हूँ, तीनों ग्राफ में मैंने पुट कर दिया। पहले वाले ने मेरे को कहा एप्पल है, दूसरे वाले ने ऑरेंज, तीसरे वाले ने एप्पल। तो मैंने कहा देखा 66% में कॉन्फिडेंस हूँ कि मैंने क्या किया है, ये फाइंड किया है कि ये एप्पल है। ठीक है, तो आया समझ में आपको कि मैंने रैंडम फॉरेस्ट में क्या किया, बैगिंग यूज की। बैगिंग जिसमें कि मैं रैंडम क्या कहते हैं, रैंडमली मैंने सबसेट बना दिए, एन नंबर ऑफ सबसेट बना दिए। ठीक है, रैंडमली सब स्पेस मेथड, और उसके बाद हर एक उसमें ना मैंने क्या किया कि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम यूज किया, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम यूज किया। ठीक है, तो मेरे पास कितनी ट्री होगी, एन नंबर ऑफ ट्री होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इतने बन रखे हैं तो मैं एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा होता है रैंडम फॉरेस्ट। अब अनसैम्बल लर्निंग क्या होता है, अनसैम्बल लर्निंग का मतलब होता है जहां हम मल्टीपल एल्गोरिथम यूज करते हैं। क्योंकि हम एक से ज्यादा एल्गोरिथम, देखो हर एक एल्गोरिथम की अपनी एक खास बात होती है। तो अगर हम एक से ज्यादा एल्गोरिथम की, मतलब यार जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ना एक क्रिकेट यदि आप देखते होंगे तो क्रिकेट में एक वर्ल्ड टॉप 11 करके चूज करते हैं ये लोग। मतलब कुछ कुछ आता है कि यार इसकी वर्ल्ड 11 टीम ये है। तो यार वो वर्ल्ड 11 देखिए अपने आप में ना टीम बहुत बढ़िया होती है, जैसे इंडियन टीम कई बार बहुत ज्यादा टाइम नंबर 1 पे ही रहती है, लेकिन वर्ल्ड कप में हार जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर वर्ल्ड 11 को चूज कर रहे होते हैं तो वर्ल्ड 11 में ना टीम इंडिया से 3 प्लेयर ले लिए, पाकिस्तान से एक ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से 2 ले लिए, बांग्लादेश का कोई ले लिया, कोई अफगानिस्तान का, कोई वेस्ट इंडीज का, कोई साउथ अफ्रीका का। तो उन्होंने ना क्वालिटी निकाल ली कि भैया ये टीम इंडिया के अगर ये प्लेयर मेरे को मिल जाए, इसके ये प्लेयर मिल जाए, ये प्लेयर मिल जाए, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बना देता हूँ मैं। तो वो क्या हो गया कि वर्ल्ड टॉप 11, वर्ल्ड के 11 टीम बना दिया, 11 मेंबर्स की बेस्ट टीम बना दी उन्होंने। तो
उसी तरीके से हम ensemble लर्निंग में क्या करते हैं कि हम मल्टीपल एल्गोरिथम यूज कर रहे होते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट हो जाए। ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जहाँ पे हम एनसेम्बल लर्निंग टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी कॉमन यूज करते हैं, जैसे कि एनसेम्बल मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। एक बैगिंग होता है। ठीक है। बैगिंग में क्या होता है कि मल्टीपल मॉडल्स को हम रैंडमली सबसेट ऑफ डेटा सैंपल के साथ रन कर रहे होते हैं, जो हम रैंडम फॉरेस्ट में करते ही हैं। ठीक है। और रैंडम सब स्पेस मेथड का यूज करते हैं, यानी कि मल्टीपल मॉडल। पिछले में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डिसीजन ट्री यूज कर रहे थे ना हर एक मॉडल के साथ। आप मल्टीपल मॉडल भी यूज कर सकते हो। एक में लीनियर रिग्रेशन आपने यूज कर लिया, एक में डिसीजन ट्री, एक में रैंडम फॉरेस्ट, एक में एसवीएम, एक में केएनएन, ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है। तो मल्टीपल मॉडल आप यूज कर रहे हो रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स फीचर्स के लिए। ठीक है। सबसेट ऑफ फीचर्स के लिए। ठीक है। पहले में हमने क्या किया, डेटा को रैंडमली यूज किया। दूसरे में मैंने मल्टीपल मॉडल यूज किए। मॉडल भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और सबसेट ऑफ फीचर यानी कि फीचर भी हमने अलग अलग यूज किए। फीचर भी हमारे कॉमन नहीं थे। ठीक है। तीसरा आता है बूस्टिंग। ठीक है। तो बूस्टिंग क्या होता है कि हमारा ना, क्या कहते हैं, क्या होता है कि हमारा ना जो हमारा एक मॉडल बन गया है मान लीजिएगा, तो हो सकता है ना उसने कोई मिस्टेक कर दी हो। ठीक है। पर यदि मैं उस मिस्टेक को सही कर पाऊं, ठीक है, यानी कि उसी मॉडल के की गलती को सुधार के मैं एक नया मॉडल बना पाऊं, उस टेक्निक को कहते हैं हम बूस्टिंग। तो ये जो रेड में मैंने अंकित कर रखे हैं शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंठस्थ होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए आपको। ठीक है। रटे हुए होने चाहिए। बाकी मैं आपको समझा तो रही हूँ, समझ जाओ तो बढ़िया है। अब बूस्टिंग की बात करते हैं। बैगिंग हमने देख लिया है। ठीक है। रैंडम सबसेट ऑफ फीचर देख लिया है। अब बूस्टिंग की बात करते हैं। सेम है, एप्पल ऑरेंज वाला एग्जांपल है। हमने एक कोई भी एल्गोरिथम लगाई है। ठीक है। उसने एक डिसीजन बाउंड्री बना दी है। ठीक है। मैंने कहा कि सारे सैंपल को मैंने एक बराबर वेट दे दिया है। वेट का मतलब क्या होता है कि मतलब सबको बराबर मान मान रखा है। ठीक है। सबकी वैल्यू मैंने बराबर दे दी है। ठीक है। मतलब ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबकी वैल्यू बराबर दे दी है कि यार, मान लो कि मतलब एक टीम है, एक क्रिकेट टीम है। मान लीजिए कि क्रिकेट टीम है। तो मैंने पहले सबकी वैल्यू इसको बराबर दी थी कि यार सब बराबर हैं। ठीक है। लेकिन जब मैं डिसीजन बाउंड्री बनाई ना मैंने, तो मैंने देखा यार दो लोग हैं ना, ये एक मान लीजिए एप्पल वाला क्या कहते हैं बैटिंग कर लेता है, ऑरेंज वाला बॉलिंग कर लेता है। ठीक है। तो मैंने देखा ये एप्पल वाला है ना, वो बैटिंग वाला तो बॉलिंग भी कर रहा है, ये भी बॉलिंग कर रहा है। तो दो बंदे ऐसे हैं जो बॉलिंग भी करवा पा रहे हैं मेरे को। ठीक है। तो ये दो बंदे बहुत तीतर बन रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि यार इनका ना थोड़ा गलत क्लासिफिकेशन कर दिया फिर मैंने। ठीक है। तो मैंने रीवेट करूंगा, क्योंकि ये मेरे मॉडल ने गलती कर दी है यार इनको पहचानने में, क्योंकि ये तो बॉलिंग करा रहे हैं खतरनाक, बैटिंग से अच्छी बॉलिंग करा दे रहे हैं। तो इनको बैट्समैन के उसमें होना चाहिए था। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रीवेट करूंगा, फिर दोबारा से इनका वेट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं ना रीवेट किया इनका, मतलब थोड़ा सा इनके साथ छेड़खानी की और इनका दोबारा से असेसमेंट किया। मैंने कहा नहीं भैया, अब तो तू बॉलर है। ठीक है। मैंने रिवेट किया। अब जैसे ही मैंने रिवेट करके फिर से बाउंड्री बनाई ना, तो अब यार दो और बंदे आगे आए मेरे पास। ठीक है। और ये अब मैंने कहा कि यार ये तो बॉलर थे, ये तो लगभग लगभग बैट्समैन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये दिक्कत हो गई, तो फिर मैंने इनको दोबारा से रीवेट किया। तो हर बार जब भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं रीवेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो हर बार इनको, जो भी बाउंड्री में आ जा रहे हैं ना, मेरे बाउंड्री के इधर उधर आ जा रहे हैं, उनको हमेशा रीवेट करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है। उनको अलग वेटेज देता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने जब तीसरी बार रिवेट किया ना, तो अब मैंने लगभग लगभग बहुत ही एक्यूरेट बाउंड्री बना दी है। अब कोई इधर का उधर ना बहुत कम जा रहा है लेकिन बहुत कम जा रहा है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, बूस्टिंग के केस में अब मैं इन तीनों की तरफ से इनका वोट लूंगा। हाँ भैया तू बता कि ये कौन था। ऐसा मैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई बंदा लाके अरे यार, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई, अब मैं बंदा लाके खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है। ये 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 ठीक है। अब मैंने, क्योंकि ये रिवेट कर लिया, ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज था, इसकी लाइन सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, देखिएगा। ठीक है। ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये करके प्रिसाइज है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। सबसे कम गलतियां इस वाले मॉडल ने की है, क्योंकि ये हर बार अपनी गलतियों से सीख रहा है। ठीक है। इसने जो गलती की उसने यहाँ सुधारी, इसने जो गलती की उसने यहाँ सुधारी, तो हर बार ये सुधार कर रहा है। तो हमने इसको वेट किया। ठीक है। तो इसने बताया कि ये ऑरेंज है,
बाकी दोनों ने एप्पल एप्पल कह दिया। मैं वोटिंग करूंगा और वोटिंग के हिसाब से मेरा क्या 66% चांस है कि ये एप्पल है। तो ये हो गया हमारा बूस्टिंग। अब समरी देख लेते हैं, ठीक है। अनसैम्पल लर्निंग मेथड क्या होता है? अनसैम्पल लर्निंग मेथड कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल एल्गोरिथम का, ताकि हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। कॉमनली यूज अनसैम्पल मेथड कौन कौन से हैं? बैगिंग, बैगिंग, रैंडम सबस्पेस मेथड और बूस्टिंग। अब बैगिंग के अंदर हम क्या करते हैं? मल्टीपल मॉडल्स को हम अपने डेटा का सबसेट बनाते हैं। उसके बाद रैंडम सबस्पेस मेथड में क्या करते हैं? हम रैंडमली अपने फीचर्स को चूज करते हैं। सारे फीचर्स को चूज करेंगे, कुछ कुछ फीचर्स को चूज करेंगे, वो भी रैंडमली। तीसरे में बूस्टिंग होती है, जहां पे जो भी हमारे करंट मॉडल ने गलती की कर रखी है, तो उसके गलत वेट्स को हम चेंज करके, जो मिस क्लासीफाई हुए ना, जो एप्पल का ऑरेंज हो गया, ऑरेंज का एप्पल हो गया, जो मिस क्लासीफाई हुए, उनके वेट्स को हम एक एक करके इंक्रीज करेंगे और मिस क्लासीफाई वाले को, मिस क्लासिफिकेशन को दूर करेंगे। ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या है? एक अनसम्बल लर्निंग मेथड है जो एम्प्लॉय करता है डिसीजन ट्री लर्निंग को, ठीक है, डिसीजन ट्री की लर्निंग को। और इसमें मल्टीपल ट्री हमारे बिल्ड होते हैं, मल्टीपल ट्री बनते हैं थ्रू बैगिंग एंड रैंडम सबस्पेस मेथड। तो ये दोनों टेक्निक किस में यूज होती है? हमारी रैंडम फॉरेस्ट में। ठीक है। डिसीजन ट्री में यूज नहीं होती है। रैंडम फॉरेस्ट में बूस्टिंग यूज नहीं होता, याद रखिएगा। बूस्टिंग यूज होता है ग्रेडियंट बूस्ट, आडा बूस्ट, जो कि मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ। तो इसके साथ हमारी जो क्लास है वो संपन्न हुई। और हमने देख लिया कि ये सारी क्या होती हैं, लीव्स क्या होते हैं, जो एंड नोड होते हैं वो लीफ होते हैं। स्प्लिटिंग हम कैसे डिवाइड करते हैं अपने रूट नोड क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाला नोड होता है। ब्रांचेस क्या होते हैं, जो हर एक तने में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। पेरेंट नोड कौन से होते हैं? जो ऊपर वाली नोड होती है उसको पेरेंट नोड कहते हैं, नीचे वाली नोड को हम चाइल्ड नोड कहते हैं। प्यूरिंग क्या होता है? ठीक है। जहाँ पे हम कुछ अनवांटेड ब्रांचेस को काट देते हैं, वापिस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उनको कहते हैं प्यूरिंग। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने देख ली। उसके बाद हमने बैगिंग, बूस्टिंग के भी कॉन्सेप्ट देखे। हमने देखा कि रैंडम फॉरेस्ट हमारा बैगिंग यूज करता है। अगले लेक्चर में मैं आपको एक लाइव कोडिंग सेशन दूंगा, जहाँ पे मैं रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम का और डिसीजन ट्री का यूज करके आपको बताऊंगा। तो यदि आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह की परेशानी हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। शिकायत और सुझाव लिखने के लिए भी आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, यदि कोई मशीन लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता होगा। तो क्योंकि मैंने ये जो भी लेक्चर है, प्लेलिस्ट है, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिक से एडवांस की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगा। आपको कोई बूट कैंप या फिर कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाता। यार मैं भी ना हफ्ते के कम से कम एक दो इंटरव्यू तो ले ही लेता हूँ। यार मैं तो नहीं पूछता, मतलब मैं, मेरे साथ वाले भी कोई नहीं पूछते। मेरे से भी कभी कोई किसी ने बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा, या फिर ये नहीं पूछा यार कि तुमने कि कहाँ से कोर्स किया है, क्या कर रखा है। तो आप सेल्फ लर्निंग के थ्रू भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।